तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि मेरे पास में अगर चार्ज एक स्टैटिक कंडीशन में अगर है तो एक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम लोग जब आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आपके पास में चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ में मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एक फील्ड और प्रोड्यूस करता है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा कि आपके पास में जो चार्ज पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, एक्सेलरेट होगा। क्या होगा, एक्सेलरेट। या फिर अगर हम कहें तो ये बोल सकते हैं कि यार मेरे पास में चार्ज पार्टिकल जब ऑसिलेटिंग कंडीशन में होगा तो वो एक एनर्जी भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और अगर मैं बात करूं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बेसिक की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का काम है एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी को ट्रांसमिट करना। क्या करता है, एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो एनर्जी को क्या करती है, ट्रांसफर। ठीक है, और इस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सबसे पहले आपको बताया किसने, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके थ्रू। ठीक है, लेकिन सारी चीजों को पढ़ने से पहले हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या पढ़नी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट। इस डिस्प्लेसमेंट करंट की सहायता से ही हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह है उसको अपन लोग समझ पाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है और अभी तक जो हम लोगों ने करंट पढ़ी है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। इस डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आपको बताया मैक्सवेल ने। किसने बताया, मैक्सवेल ने। ठीक है, अच्छा। अभी तक जो अपन लोगों ने करंट पढ़ी है उसके अंदर क्या होता था, वायर होता था। वायर के अंदर चार्जेस क्या करते थे, फ्लो करते थे। उन चार्जेस के फ्लो करने के कारण आपको क्या मिलती थी, करंट। उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। यानी कि अभी तक जो भी अपन लोगों ने वायर के अंदर जो चार्जेस फ्लो रहते हैं उसके कारण जो करंट पड़ी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। ठीक है, तो आखिर में डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या आपके पास कुछ मतलब अलग होगा, उसके बारे में अपन लोग क्या करेंगे, चर्चा। तो देखिए भाई, ये किसने बताया, मैक्सवेल ने। अब मैक्सवेल ने क्या काम करा वो मैं आपको बताता हूँ। उसने एक काम किया कि एक तो क्या लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये सब वायर्स हैं। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोगों ने एक एसी सोर्स के साथ में क्या करा, कनेक्टेड। किसके साथ कनेक्टेड करा, एसी सोर्स के साथ। तो देखो, जैसे हम लोग एसी सोर्स के साथ इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्या करेंगे, कनेक्टेड। हमें पता है जैसे सर्किट कंप्लीट होगा सर्किट में क्या फ्लो होने लगेगी, करंट। क्या फ्लो होने लगेगी, करंट। ये वायर्स के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है ये इसके अंदर मौजूद जो चार्जेस है उसके फ्लो होने के कारण आपको प्राप्त हो रही है। तो ये जो करंट है इसको मैं क्या बोलूंगा, कंडक्शन करंट। क्या बोलूंगा, कंडक्शन करंट। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या मिल रही है, कंडक्शन करंट। फिर आपको क्या मिल रही है, कंडक्शन करंट। बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं एक मैग्नेटिक कंपास लूँ, क्या लूँ, अगर मैं एक मैग्नेटिक कंपास, और अगर मैं उस मैग्नेटिक कंपास को यहाँ कहीं पर अगर मैं रखता हूँ तो क्या उसके अंदर बड़ा डिफ्लेक्शन आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि अपन को पता है जो एक हमारे पास करंट कैरिंग वायर होता है उसके चारों ओर बोलो मुझे क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करने का भी अपने पास में क्या तरीका है, वो बोलो क्या है, क्लोज इंटीग्रल B.dl। बराबर क्या होता है, मी नॉट इंटू क्या होता है, आई एनक्लोज। सही बात है। यानी कि यहाँ कहीं पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी है तो बहुत ही बढ़िया सा तरीका इससे पास होता हो, क्या बना दो, क्लोज लूप। सही है, इसी तरह से इससे पास होता हुआ क्लोज लूप। कहीं पर भी अगर अपन लोगों से मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछता है पास होता हो क्या बनाओ, क्लोज लूप। आने वाली करंट को वहां पर लिखो और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके सामने आ जाती है। अगर मैं यहाँ कहीं पर मैं अगर बात अगर मैं करता हूँ, ठीक है, इन दोनों प्लेटों के बीच में, तो यहाँ पर पहली बात तो इन दोनों प्लेटों के बीच में किसी प्रकार का वायर नहीं है। और अगर आप लोगों से अगर यहाँ पर क्या पूछता है कि यार मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो अगर आप क्लोज लूप अगर आप बना भी लेते हैं तो उसके अंदर बताओ आने वाले करंट की वैल्यू क्या है, जीरो। करंट की वैल्यू अगर जीरो है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, जीरो। क्या मिलनी चाहिए, जीरो। क्योंकि इस फॉर्मूले के थ्रू अगर अपन बात करेंगे तो आंसर जीरो आना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक मैग्नेटिक कंपास की बात करूं और अगर इसको अगर मैं इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर मैं रखता हूं तो उसके अंदर क्या आता है, डिफ्लेक्शन। क्या आता है, डिफ्लेक्शन। अब उसके अंदर का डिफ्लेक्शन अगर आ रहा है इसका मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन जब आप इस फॉर्मूले को लगाते हो तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आता है, जीरो। तो मैक्सवेल ने कहा कि अगर आप इन दोनों प्लेटों के बीच की बात करो और अगर आप लोगों ने इस तरह से कनेक्शन अगर किया हुआ है तो इसकी अगर अपन अलग से थोड़ी सी अगर यहाँ पर स्टडी करें तो देखिए, ये बोलो किसके साथ कनेक्टेड है, एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है तो ये आपके पास में क्या होगी, करंट होगी। सही बात है। ये इस तरह से करंट अगर है तो हर हाफ साइकिल के अंदर आपका करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चेंज अगर हो रही है तो अगर अपन बात करें इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो इसमें एक बार वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। एक बार वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। सही बात है। तो देखें अगर मैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बात करूं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये वाली प्लेट अगर पॉजिटिव बन रही है तो बेटा ये वाली प्लेट क्या बनेगी, नेगेटिव।
तो अगर ऐसी बात अगर है तो इन दोनों प्लेटों के बीच में आपको क्या मिल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मिल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देने की बात ये, यहां से यहां तक आपके पास में करंट की वैल्यू बढ़ी, यहां से यहां तक करंट की वैल्यू क्या हुई? कम। इसका मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में जो मिलने वाली आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक बार तो क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी, एक बार क्या हो रही होगी? कम। नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए अगर आप बात करते हो तो परिवर्तन ये होगा कि सर ये वाली प्लेट तो क्या बन जाएगी? प्लस, और ये वाली प्लेट क्या बन जाएगी? माइनस। ऐसी बात अगर है तो अब बोलो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? रिवर्स मिलेगी। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो हो रहा है वो क्या है? इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना। सही बात है। एक जो इसके अंदर मेन कारण जो बन रहा है इन दोनों प्लेटों के बीच में वो क्या है? इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना। तो मैक्सवेल ने भी यही वाली बात बताई कि इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज अगर हो रही है तो यही वो कारण है जिसके कारण आपको क्या मिल रही है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या मिल रही है? मैग्नेटिक फील्ड। तो दोबारा अगर आप इस फॉर्मूले को लगाते हो तो आपके अकॉर्डिंग तो आंसर क्या आ रहा है? 0। तो उसने कहा कि यार आप एक काम करो, आप एक काम करो, इन दोनों प्लेटों के बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में यार आप एक ऐसी करंट को मानो जिसका मूल कारण, जिसका मेन कारण जो है वो क्या है? दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना। उस करंट को उसने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट करंट। और उस डिस्प्लेसमेंट करंट की सहायता से ही आप क्या निकाल पाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकाल पाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि यार कैसे अपन लोग इन दोनों प्लेटों के बीच में जो करंट है उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखें, ये इसको मैं दोबारा बना देता हूं ताकि अपन नोट कर पाए। तो देखें, क्या? अच्छा, तो देखो 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 देखो, देखें क्या लगाया हम लोगों ने? एक एसी सोर्स, ठीक है ना। एक बार और रिपीट कर लेंगे इस बार। ये मेरे पास में एक एसी सोर्स है, ठीक है। सर्किट को अगर आपने कंप्लीट करा तो वायर के अंदर फ्लो होने करंट क्या है? कंडक्शन करंट, ठीक है। इन दोनों प्लेटों के बीच में आपको एक ऐसी करंट फाइंड करनी है जिसका कारण बोलो क्या है? दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना। तो किस तरह से फाइंड करें? मान लेते हैं इन प्लेटों का एरिया क्या है? ए है। इन प्लेटों का अगर एरिया ए है और इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की सहायता से अगर अपन चाहें तो फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल। फ्लक्स बोलो कैसे लिखा जाएगा? ई इंटू ए, सही बात है, या फिर ई ए कॉस थीटा, और थीटा बराबर बोलो क्या मान लेते हैं? 0। ऐसी बात अगर है तो या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलो क्या लिखा जाएगा? ई इंटू ए। क्या लिखा जाएगा? ई इंटू ए। अच्छा, और अपन को एक बात और पता है कि मेरे पास में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही बात है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है इनटू क्या लिखेंगे? ए। सिग्मा के बारे में अपन को पता है क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। इनटू बेटा क्या लिखेंगे? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनटू क्या लिखेंगे? ए। तो ए से ये तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ध्यान से अगर आप देखो तो फ्लक्स की बताओ वैल्यू क्या निकल के आती? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक काम और करते हैं, यहां से चार्ज की वैल्यू को लिख लेता हूं मैं। चार्ज की बेटा वैल्यू को बोलो क्या लिखें? एप्सिलॉन नॉट इंटू 5। बिल्कुल सही है। अब अगर चार्ज अगर मेरे पास में अगर आ गया है तो करंट की वैल्यू को बताना आसान है। सही बात है, क्या लिखेंगे? डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी अगर है तो इसको यहाँ पर पुट कर दो। तो करंट की बताओ वैल्यू क्या निकल गई? एप्सिलॉन नॉट तो क्या है? कांस्टेंट। और बेटा अंदर क्या आ जाएगा? डी फाई ई बाय डी टी। इस डी फाई ई बाय डी टी में जो फ्लक्स है, फ्लक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के अनुसार क्या हो रही है? चेंज। और यही वो आपको करंट मिली है जिसको मैं क्या बोलता हूं? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलता हूं? डिस्प्लेसमेंट करंट। आखिर में इस डिस्प्लेसमेंट करंट की सहायता से आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बता पाएंगे वो हम लोग आगे नोट करेंगे। अभी इसको नोट करें। ठीक है, तू कितने पेज लेकर के आया है? 2 पेज और ले लेना इससे। लिख लो, पहले नोट कर लो फिर मैं लिखा देता हूँ। इसके अंदर बेटा अपन लोगों ने करंट को माना है
जिसका कारण क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना, जिसकी सहायता से मैं क्या बता पाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका मॉडिफाइड फॉर्म। एसी सोर्स, ये पढ़ा दे बहुत है, ये बता देंगे सर। नोट कर लिया, लिखो, एक लाइन लिख लेते हैं। वेनेवर, देखिए वेनेवर देयर इज चेंज इन, लिखो वेनेवर देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, whenever there is change in electric field between the plates of capacitor, between the plates of capacitor, between the plates of capacitor, displacement current is produced, displacement current is produced, and it is proportional to, and it is proportional to, and it is proportional to rate of change of, and it is proportional to rate of change of electric flux। ठीक है, और ये बोलो किसके प्रोपोर्शनल चलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा देखो इसका फायदा, देखो मैं आपको बताता हूँ फायदा क्या हुआ। देखिए मैक्सवेल ने क्या करा फिर, कि जो आपके पास में एम्पियर्स लॉ था, जो अभी तक अपन लोग पढ़ रहे थे, उसको इसने क्या करा, मॉडिफाइड। क्या करा, मॉडिफाइड। और देखें उसने मॉडिफाइड फॉर्म करके क्या बताया, इस तरह से अगर अपन चाहे तो लिख सकते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ की बात अगर करें तो अभी तक अपन लोग क्या लिखते थे, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर, बोलो क्या लिखते थे, मी नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। उसने कहा आई एनक्लोज्ड की जगह आप ऐसा लिख दो, आईसी प्लस क्या लिख दो आप, आईडी। फायदा अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, ये तो बोलो किसके कारण हो रही है, चार्जेस के कारण। किसके कारण, चार्जेस के कारण। यानी कि सर यहाँ कहीं पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी है तो यहां से लेकर यहां तक आपको आईडी की वैल्यू तो क्या मिलेगी, जीरो।
और सिर्फ बोलो आपको क्या लिखना है, आईसी, जो अभी तक अपन लोग लिखते आ रहे थे। कुछ बात समझ में आई? लेकिन अगर आपको इन दोनों के बीच में अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी है तो यहाँ पर तो किसी प्रकार का वायर नहीं है, वायर अगर नहीं है तो आईसी की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 0। सिर्फ क्या लिखा जाएगा, आईडी। उस आईडी का बोलो मेन कारण क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना। इसी कारण से आप लोग क्या बता पा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसका यूज हम लोग यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब काम में लेंगे। अभी आप इसको नोट कर सकते हैं। क्या आईसी जो होती है वो बेटा वायर के अंदर जो चार्जेस होते हैं उसके कारण फ्लो होने वाली करंट है। इन दोनों प्लेटों के बीच में तो हम लोगों ने किसी प्रकार के वायर को माना ही नहीं है, वायर को नहीं माना है तो ऐसे। हाँ, आईसी की वैल्यू को 0 लिख दूंगा मैं, सिर्फ क्या लिखूंगा, आईडी, जिसकी वैल्यू याद है अपन को। हाँ, सिर्फ दोनों प्लेटों के बीच में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है, चेंज। नोट कर लिया? तो देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। एक्चुअल में जब अपन लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलो किस पर टिका हुआ है, जो मैक्सवेल इक्वेशंस है। सबसे पहले जो आप लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी बेटा अपन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ये गॉस लॉ जो पढ़ा था, ये बेटा बोलो क्या होती है, मैक्सवेल इक्वेशन। बोलो क्या निकल के आई थी, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस या फिर ई डॉट डी ए बराबर क्या लिखते हैं अपन, ये पहली मैक्सवेल इक्वेशन थी। फिर अपन लोग जब आगे बढ़े थे तो अपन लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंदर गॉस लॉ, क्या पढ़ा था, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस या बी डॉट डी ए बराबर क्या होता है, 0। उसका कारण बोलो क्या था कि सर मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। कभी भी आप ऐसी मैग्नेट की बात नहीं कर सकते जो कि क्या हो, सिंगल पोल की। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। फिर अपन आगे बढ़े थे और अपन ने पढ़ा था ईएमआई। ईएमआई के अंदर तीसरी आपको क्या मिलती है, मैक्सवेल इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ इस तरह से पढ़ते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल बराबर बोलो क्या पढ़ाता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। इसका मैग्नीट्यूड लेते थे, यानी कि जब जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तब तब आपको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक अभी हम लोगों ने पढ़ा है मॉडिफाइड फॉर्म। इस मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ के थ्रू बात करें तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर बोलो क्या होता है, म्यू नॉट इनटू क्या लिखना चाहिए, आईसी प्लस आईडी, या फिर आईडी की वैल्यू को लिख ही देते हैं, याद भी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई बाई डी टी। इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। सुने मेरी बात को, हम सबको पता है जो मेरे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बोलो किसके कारण मिली, जब चार्ज पार्टिकल आपके पास में क्या होता है, ऑसिलेटिंग कंडीशन में। क्या होता है, ऑसिलेटिंग कंडीशन में। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर के बनी है। क्या सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर के बनी है। और सर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की क्या चलती है, परपेंडिकुलर। क्या चलती है, परपेंडिकुलर। और सर जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरे एक बात और समझ में आती है कि सर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, चेंज,
तब बोलो मुझे क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है। इसी तरह से सर जब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है, चेंज, तो बोलो क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप लोगों ने कभी इसका वेव डायग्राम अगर देखा हो तो वो देखो, मैं आप लोगों को देखो समझा सकता हूँ कि वेव डायग्राम इसी तरह से क्यों बनाया जाता है। इसका वेव डायग्राम बनता है ये इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड। और तो बोलो हमें क्या पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बोलो मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इसका वेव डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड। और ध्यान से अगर मैं देखूं तो चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेशन के कारण आपको प्राप्त हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं इस तरह से बनाता हूं तो ये चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेशन के कारण इस तरह से बना लेते हैं। ऐसा क्यों बनता है, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर बना रहा हूं ऐसे। सवाल हमारे दिमाग में यही आता है कि यार ऐसा क्यों बनाते हैं बनाने वाले। उसका कारण ये है कि पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की क्या चलेगी, हमेशा परपेंडिकुलर। और इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं देखता हूं तो मेरी एक बात समझ में आती है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड। तो सर होता क्या होगा, होता ये होगा कि मान लेता हूं कि शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ, चेंज हुआ ये सब, तो अपने आप होगा काम कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड। क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से सर ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण अपने आप होगा क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड। फिर दोबारा इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से बोलो डायरेक्शन क्या चल रही है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। क्या चल रही है, एक्स एक्सिस। लिए हम लोग एक बात को और ध्यान रखते हैं कि जो मेरे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के क्या चलती है, परपेंडिकुलर। क्या चलती है, परपेंडिकुलर। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले बोलो क्या चेंज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मिली, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण अपने आप मिलेगा क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक के कारण मैग्नेटिक। और अगर आप ध्यान से देखें तो डायरेक्शन बोलो क्या जा रही है, एक्स एक्सिस के लॉ। तो अगर आप चाहो तो क्या इस वेव डायग्राम को देख करके ही ये बता सकते हो कि हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन किस तरफ होगी। बोलो कैसे बता सकते हैं, एक तो दोनों के परपेंडिकुलर, या फिर अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो इसको समझने के लिए मैंने काम करा कि वाई के लॉन्ग क्या मानी, इलेक्ट्रिक फील्ड, बी के बोलो कहां पर मानी, जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बताओ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन कहां मिल रही है, एक्स में। तो अपन चाहे तो वाला काम कर सकते हैं कि सर अगर देखो मैं ए की तरफ अगर मैं फिंगर्स को अगर मैं रखता हूं और बी की तरफ अगर मैं घुमाता हूं तो डायरेक्शन बोलो क्या मिल रही है, एक्स में। क्या मिल रही है, एक्स में। यानी कि अगर हम चाहें तो एक बात बोल सकते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन क्या होती है, ई क्रॉस बी। क्या होती है, ई क्रॉस बी। क्या सही बात है यार। और वैसे भी इस ई क्रॉस बी के बारे में आपको सीधा जो बताया था वो बताया था पॉइंटिंग नाम के साइंटिस्ट ने। किसने बताया था, पॉइंटिंग नाम के साइंटिस्ट ने, कि अगर आपको कभी भी ईएम वेव की डायरेक्शन अगर चाहिए तो उसने सीधा बोला डायरेक्शन बोलो किसके थ्रू बताएंगे, ई क्रॉस बी से। किससे बताएंगे, ई क्रॉस बी। अगर अपन चाहें तो इसको समझ के ही बता सकते हैं कि जो उसने बताया है बिल्कुल सही है। बोलो कैसे, ई तो इधर आ गया, बी क्या है बाहर, तो क्या करेंगे, ई की डायरेक्शन में क्या रखेंगे, फिंगर्स, बी की ओर अगर आप घुमाओगे तो हम क्या मिल रहा है, एक्स एक्सिस के। और अभी की स्थिति में बोलो मैं बात कहां पर कर रहा हूं, वैक्यूम में। किस में बात कर रहा हूं, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में अगर मैं स्पीड की बात करूं तो बोलो किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट। किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं किसी मीडियम की बात करूंगा तो उस मीडियम के यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, स्पीड। अच्छा एक बात और दिमाग में आती है कि सर अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बात बोलो किसकी कर रहा हूं मैं, वेव की। वेव की बात अगर मैं कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी सर अगर मैंने लिख दी है तो यहां पर तो मैं चाहूं तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इन मैग्नेटिक फील्ड की वेव की क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन। सही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मुझे इक्वेशन अगर लिखनी है तो बोलो डायरेक्शन का मानी वाई में। तो इसे लिखने में कोई परेशानी है, एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। इसी तरह से जेड डायरेक्शन में बोलो बी जेड बराबर बोलो क्या लिख सकते हैं, बी नॉट। साइन सेम सेम का सेम चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन क्या कर दी मैंने, फिक्स। बोलो कहाँ है, एक्स के लो। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये वेव वाली मेरे पास में क्या इक्वेशन। और एक बात और, ये वाले तरह से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि वेव के जो भी फॉर्मूले होते हैं वेव की इक्वेशंस के, वो सारे के सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर काम में आते हैं। जैसे कि आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा सा कि यार मेरे पास में वेव की इक्वेशन के लिए एक फॉर्मूला चलता है ओमेगा बाय के। अरे ओमेगा बाय के की बताओ वैल्यू किसके बराबर होती है, वी के।
V यानी कि अपन यहाँ पर बोलो C के बराबर बोल सकते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो भी वेव की इक्वेशंस के फॉर्मूले होते हैं वो इस चैप्टर के अंदर हर जगह पर क्या होंगे, लागू होंगे। और यही क्यों, ओमेगा बाय के इक्वल टू क्या होता है C। और बोलो जैसे कि K बराबर क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, सही बात है 2 पाई बाय लैम्डा, वो भी यहाँ पर क्या आता है काम में। और जैसे कि अगर आपको पता हो मतलब कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अरे बोलो क्या होता है C/V, क्या होता है C/V, वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर क्या आता है काम में। कुछ बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? तो इसको नोट करो, जो मैंने बोला वो मैं लिखाऊंगा अभी, एक सेकंड। बोलो। एक्चुअल में ये सारी सारी जो भी मतलब कि इक्वेशंस है उन सबको अपन लोगों ने क्या बोला है, मैक्सवेल की बोला है इक्वेशन। लेकिन जो लो जो है वो तो बोलो किसने बताया, गॉस ने बताया आपको। इन सबको अपन लोगों ने क्या बोला है, मैक्सवेल इक्वेशंस। और इन्हीं के ऊपर जब आप ढंग की जब आप किताबें पढ़ेंगे अच्छी सी, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या पढ़ाई जाती है, मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन के बाद में जाकर के आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो है सारे सारे चैप्टर वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन अपन के जो दिया हुआ है कोर्स में उसमें ऐसा है कि पहले क्या दे दिया उसने, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर क्या दे दिया मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन वैसे वैसे पढ़ते हैं। गॉस गॉस। लेकिन अपन जब भी बात करते हैं मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की। उससे तो मुझे मतलब ही नहीं है। E = -D, E = -d∅/dt से उससे तो सिर्फ आप क्या बता पाते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बता पाते हो, उसका करेंगे क्या आप? सही है ना। तो फेराडे ने जो नियम दिया था उसको मैंने यूज करके क्या बताइए आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो भी प्रॉपर्टी। क्या जब अपन ने फेराडे लो बेटा, जब अपन लोगों ने पढ़ा हुआ तो सर ने बताया हुआ कि एक ऐसी जगह जहां पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके पास में क्या होता है चेंज, वहां पर आपको एक फील्ड मिलती है जो कि क्लोज लूप के फॉर्म में होती है। उस क्लोज लूप में जो क्लोज लूप के फॉर्म में जो अपने पास फील्ड होती है उससे सर ने बताया हुआ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बताने के लिए फेराडे लॉ का सर ने यूज करा हुआ क्लोज इंटीग्रल डी डॉट डी। और बराबर किसके बराबर है, ईएमएफ। उसके अंदर वर्क डन की वैल्यू आपको क्या मिलती है, नॉन जीरो। जब अपन लोग कहाँ पर पढ़ते हैं मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तब आपको वर्क की वैल्यू क्या मिलती है, जीरो। सर ने पूरा पूरा प्रूफ कराया होगा आपको। एक ऐसी जगह जहां पर मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप चेंज करा पा रहे हो, उस जगह पर आपको एक फील्ड मिलती है जिससे अपन लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग कारण से अपन लोग बोलते हैं क्योंकि इसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा होता है जैसा आप लोग कहाँ पर पढ़ते आते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि F=QE, जो भी अपने पास फॉर्मूले होते हैं सब इसमें क्या करते हैं, काम में आते हैं। बोलो। अब अभी बताऊंगा ना, सब बताएंगे, ऐसी क्या बात है।
इसके थ्रू तो मैं बता दूंगा अभी, मतलब एनर्जी क्या बता दूंगा, एनर्जी अभी काम में आएगी। ठीक है, पहले इसको बना लो, नोट भी कर लो। अच्छा यार, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो एक बात और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों के तीनों एक दूसरे के बोलो क्या चल रही है, परपेंडिकुलर। क्या चल रही है, परपेंडिकुलर। तो अगर आपको पता हो यार, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जब परपेंडिकुलर होती है तो E इक्वल्स टू, अगर अपन चाहें तो लिख सकते हैं V इंटू बी। क्या लिख सकते हैं, V इंटू बी। कुछ आ रहा है याद, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो E इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V इंटू बी। यानी कि V इक्वल्स टू क्या लिखते थे, E बाई बी। अरे सही बोल रहा हूँ ना मैं। V की बताओ वैल्यू किसके बराबर लिखते हैं, E बाई बी। तो यहाँ पर अगर अपन चाहें तो लिख सकते हैं V इक्वल्स टू E बाई बी। V नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, C, क्योंकि यहाँ पर बोलो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वैक्यूम। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वैक्यूम। तो अगर अपन चाहें तो इस फॉर्मूले को देखो नोट कर सकते हैं कैसे, इस तरह से। जो मैं बोल रहा हूँ कि यार C इक्वल्स टू, बात बोलो किसमें कर रहा हूँ मैं, वैक्यूम में। वैक्यूम में अगर बात कर रहा हूँ तो C इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, E बाई बी। ई बाई बी भी अगर आप करोगे तो ये तो वैसे भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो सीधा बोलो क्या लिख सकता हूँ, आवश्यकता पड़ने पर सी इक्वल टू क्या काम में लूंगा मैं, ई नॉट बाय बी नॉट। क्या लूंगा, ई नॉट बाय बी नॉट। अच्छा, एक फॉर्मूला और है, इसका प्रूफ मैं आपको बता दूंगा। सी इक्वल टू लिखा जाता है 1/√ओवर मी नॉट इंटू क्या लिखा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, फिर तो काम में आएगा, ये भी नोट कर लो। ये तो बता रखा है ना सर ने आपको, बहुत बढ़िया बात है। सी इक्वल टू क्या होता है, 1/√ओवर मी नॉट इंटू क्या होता है, एप्सिलॉन। ठीक है, पहले वाली अगर आपको याद हो तो यार, वैसे आपको पढ़ाया होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी और जब मैग्नेटिक फील्ड, जब तीनों की तीनों जब आपके पास में परपेंडिकुलर चलती है तो माइनस ई इक्वल टू चलता है वी क्रॉस बी। माइनस ई बराबर क्या होता है, वी क्रॉस बी। तो अगर आप दोनों तरफ अगर आप मैग्नीट्यूड अगर आप ले लोगे तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी। तो वी की बताओ वैल्यू किसके बराबर आएगी, ई बाई बी के। ठीक है ना, इसलिए मैंने उसको सीधा क्या करा है, नोट करा है। ठीक, तो अभी तक की कहानी में सिर्फ नया अपने लिए क्या बना है, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बनी है, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए, कभी हो सकता है सीधा आ जाए। बोलो क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। फाई के अंदर भी आपके पास में फॉर्मूला क्या चलेगा, ई इंटू ए, जहां पर एरिया तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन में बोलो क्या मॉडल बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें सेकंड पॉइंट लिखो, फर्स्ट तो ये अपन लोगों ने बना ही दिया है। सेकंड पॉइंट लिखे जो इतनी देरी से बोल रहे अपन, लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएमडब्ल्यू लिख लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएमडब्ल्यू, प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय बाय is produced by oscillating charge particle, oscillating charge particle, produced by oscillating charge particle। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखे, हाँ थर्ड लिख लें, थर्ड कर दो यार, इसी का बात है। लिखे, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, electric and magnetic field are, in electromagnetic wave, electric and magnetic field are perpendicular to each other. In electromagnetic wave, electric and magnetic field are perpendicular to each other and perpendicular to, बोलो क्या लिखें, and perpendicular to direction of propagation of EM wave, and perpendicular to, and perpendicular to direction of propagation of EM wave। बिल्कुल सही है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखें जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लिखें, डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ, ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट, ई क्रॉस बी। पिछले 4-5 सालों से इस पर लगातार ईएम वेव में से क्या आ रहा है, कि क्वेश्चन आ रहा है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो क्वेश्चन आया वो किस पर से आया है, ई क्रॉस बी। अभी इस साल भी जो सवाल आया था ईएमएफ में, वो भी बोलो किसके बराबर आया था, ई क्रॉस बी से। किससे सोल्व होता था, ई क्रॉस बी से। उसके अंदर वो क्या देता था आपके पास में, क्या ईएम वेव के आपके पास में डायरेक्शन दे दी उसने सवाल में,
चार वो क्या बना दिया करता था आपके लिए ऑप्शन, उन चारों के अंदर आपके पास में क्या गिवन होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। आपको क्या करना होता था, हर एक ऑप्शन को क्या कराना पड़ता था, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करना पड़ता था, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कराने के बाद जो गिवन है उसके बराबर जो भी ऑप्शन क्या करा देगा, सेटिस्फाइड, वही वाला ऑप्शन क्या बोला जाता था, सही। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम सिर्फ और सिर्फ सवाल किस पर आया है, ई क्रॉस बी पर, ये वाले साल भी, ठीक है। लेकिन अपन इसको बहुत सारा पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखे जिसके बारे में अब चर्चा बाकी है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो यानी कि क्या दर्शाती है, शो, SHOW, शो मोमेंटम एंड एनर्जी। अब किसके बारे में बात करेंगे, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू आप कैसे क्या बता सकते हैं, मोमेंटम एंड एनर्जी। मोमेंटम एंड एनर्जी, ठीक है ना। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि यार कैसे आप मोमेंटम बताते हो इसका, कैसे आप एनर्जी बताते हो। तो देखें, देखें देखें अगर मुझे एनर्जी अगर बतानी, तो अपन एक काम करते हैं, एनर्जी को बताते हैं एनर्जी डेंसिटी से। किससे बता देता हूँ, एनर्जी डेंसिटी से, क्योंकि इसके फॉर्मूले वगैरह अपन सबको याद भी, ठीक है। क्योंकि अपन को पता है जो एनर्जी डेंसिटी होती है, वैसे उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मुझे कभी भी अगर क्या चाहिए, अगर एनर्जी, तो वॉल्यूम से जो भी वैल्यू आएगी उससे क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई। इसीलिए इसके थ्रू अपन लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका पूरा का पूरा देखो डेरिवेशन है, बस आप लोग समझते जाएं, सुनते जाएं। अपन को पता है जो मेरे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो बोलो किससे मिलकर के बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। तो अपन एक काम करते हैं, क्या अगर मुझे ईएम वेव की बात करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी को क्या कर देता हूं मैं, ऐड कर देता हूं, सही है। उसके थ्रू अपन लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में बताओ एनर्जी क्या होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की बोल दो, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। अब और देखो इसको अपन लोग सोल्व करते हैं, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन लोगों ने यहाँ पर क्या लिखी है इक्वेशन, जो टाइम के अनुसार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल E की वैल्यू को पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर। सही बात है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लिख दो, अपॉन बोलो 2 म्यू नॉट। लेकिन फिर दोबारा बात आती है कि सर ये तो टाइम के अनुसार क्या हो रही है, चेंज। अपन एक काम करते हैं, इसकी क्या ले लेते हैं, एवरेज वैल्यू। क्या ले लेते हैं, एवरेज वैल्यू। यानी कि जब भी फाइंड करने तो एवरेज वैल्यू निकाल लेता हूँ इसकी। एवरेज वैल्यू अगर मैं फाइंड करता हूँ तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी आपके लिए। इसको भी क्या कर लें से हम लोग अलग से एवरेज कर लेंगे, इस वाले का भी अलग से एवरेज। तो जब आप फर्स्ट वाली टर्म की बात करोगे तो बेटा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बाहर, है ना। और एवरेज में बिल्कुल सही, सेम। फायदा अपन को समझ में आ गया होगा। फायदा बोलो क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू बोलो क्या निकल के आ रही है, हाँ। इसकी वैल्यू भी क्या लिख दूंगा, हाँ। तो ध्यान से अगर आप देखो 1/2 से क्या बन जाएगा, 1/4। यानी कि सर फाइनली अपने पास में जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा वो ऐसा लिख सकते हो आप, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर
प्लस बेटा बोलो क्या लिख सकते हो, बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। तो सबने कहा सर ये वाला फॉर्मूले में भी एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और एक क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर अपन चाहें तो इस फॉर्मूले को और क्या कर सकते हैं अपन लोग आसान, अगर आप ध्यान से देखो तो, कि एक काम कर लो सर आप इसमें, कि जो मैग्नेटिक फील्ड वाली जो वैल्यू है, इसको एक काम करो कि आप किसमें बना दो, इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसमें बना दो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ताकि पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड में। या फिर इसको काय में बना दो आप, मैग्नेटिक फील्ड में, ताकि पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड में। तो सबने कहा एक काम करो, बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट को पकड़ो और एक काम करो, इसको काय में बना लो इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबने कहा भाई कैसे बनाएंगे, तो सबने कहा ये फॉर्मूला अभी अभी जो पढ़ा था एक काम आ गया, सी इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट बाई क्या होता है, बी नॉट। तो यार आप एक काम करो, बी नॉट बराबर क्या लिखो, ई नॉट बाई सी। इसको काम पर पकड़ के लिख दो, इसमें क्या हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर बाय सी स्क्वायर 1/4। सही बात है, 1/4। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 1 अपॉन क्या आ रहा है, म्यू नॉट। 1 अपॉन क्या आ रहा है, म्यू नॉट। तो सबने का एक काम और करो, फॉर्मूला याद कर ही लिया है, ये रहा, सी बराबर क्या होता है, रूट ओवर मतलब 1 अपॉन में ये। तो एक काम करो ना आप, कि दोनों तरफ आप क्या कर दो, स्क्वायर। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को बोलो किसके पास चल जाओ, सी स्क्वायर के पास, तो वो 1 अपॉन म्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसमें, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। और अगर आप इसको ध्यान से अगर आप देखो, यहाँ पे नोट कर रहा हूं मैं, ये अपना आप बोलो क्या बन जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। क्या ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, यानी कि सर सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में अपने पास छोटा सा फॉर्मूला आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ऐसे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में बात करोगे तो बोलो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ध्यान रखना फॉर्मूले में क्या आ रहा है, एक तो ई नॉट और एक क्या आ रहा है, बी नॉट। यानी कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बोलो क्या नोट करूंगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड, और मैग्नेटिक फील्ड का बोलो सिर्फ क्या नोट करूंगा मैं, एम्पलीट्यूड। कोई कष्ट किसी को, बहुत बढ़िया, नोट करें। लेकिन उसको यार अपन ऐसे याद नहीं करेंगे, अभी मैं दोबारा लिख दूंगा, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और फॉर्मूले ध्यान रखना, इसलिए इतने सब डेरिवेशन की आवश्यकता भी नहीं होती।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको दोबारा लिख ही देते हैं कि इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि ध्यान रहेगा अपन को। इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा आगे से, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। सिमिलरली बोलो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, ठीक है, ठीक है, तो अपन को ज्यादा याद भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में फॉर्मूला है। और एनर्जी डेंसिटी अगर आ गई है तो आवश्यकता पड़ने पर इसको सीधा क्या लिखेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से इसको क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई, बस बन गई एनर्जी को। क्या बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि यहाँ पर बेटा वैल्यू वैसे भी क्या हो रही है, टाइम के अनुसार क्या हो रही है, चेंज, इसीलिए बस मैंने हर जगह पर क्या निकाला है, एवरेज। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सवाल भी कराता हूँ अभी आपको कि कैसा पूछ सकता है वो अपन से एनर्जी के ऊपर। ठीक है, नोट हो गया, चलो भाई। देखो सवाल ये, यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। उसने कहा कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड की उसने क्या दे दी यार, इक्वेशन दे दी है, ये इक्वेशन दे दी उसने, ठीक है। लिखो फिर सवाल लिखेंगे। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, ठीक है। ठीक है, ए बराबर 50 साइन ओमेगा टी माइनस क्या लिख दिया, के एक्स, इस तरह से सवाल दिया उसने। लिखें, कैलकुलेट, देखें कैलकुलेट एनर्जी कंटेन्ड, कैलकुलेट एनर्जी कंटेन्ड इन अ सिलेंडर, calculate energy contained in a cylinder of cross section 10 centimeter square, of cross section 10 centimeter square, and length 50 centimeter, 50 centimeter along x axis, और रखा गया इसे x axis के दो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा, सॉल्व करके बताएं। और कैलकुलेट करोगे तो 5.5 के आसपास आंसर आएगा उसमें। 5.5 इंटू 10⁻⁻12, ऐसा कुछ आंसर आएगा। बाकी के भी सोल्व करो भाई।
देखो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला काम में ले लेते हैं, क्या होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन बोलो किसमें गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो यार 50 बोलो क्या बन जाएगा, ई नॉट, क्या बन जाएगा, ई नॉट। ठीक है, लेकिन सर ये तो अपने पास में क्या है, एनर्जी डेंसिटी। अपन से क्या पूछिए, एनर्जी। तो सबसे बढ़िया कंसेप्ट यही है कि इसको क्या लिखो आप, एनर्जी पर यूनिट क्या लिखो आप, वॉल्यूम। और वॉल्यूम से आप इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई, सिंपल सा। तो यू इक्वल टू ऐसा अपन लोग लिख सकते हैं, वॉल्यूम को आवश्यकता पड़ने पर एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। सही बात है, क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। तो बोलो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 टू द पावर माइनस 12, 50 का स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लेंथ बोलो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, लगभग आंसर आएगा इतना, तो अप्रोक्सीमेट चलेगा नहीं यार। हाँ, अगर आपके पास में अगर सवालों में अगर वैल्यूज है ये वाला तरह से दी, एक 5.5 में दे दी, एक 8.5 दे रहा है, एक क्या दे रहा है 3.5, तो जरूर आप लेकर के चल सकते हैं। अगर वैल्यूज अगर आसपास है तो पूरा करना पड़ेगा। आप तो एक बात बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना, कैलकुलेशन जो आपको आसान लगे वैसे सोल्व करें। क्या ई नॉट तो बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हुई ना यार, वो तो मतलब एम्पलीट्यूड हुआ ना, है ना। ठीक है, लो एक सवाल लो, लिखो फिर, लिखो ए लाइट बीम, सवाल लिखे, ए लाइट बीम ट्रेवलिंग, ए लाइट बीम ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, कहां जा रही है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन, फिर लिखें, फिर लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्राइब्ड बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्राइब्ड बाय ई वाई बराबर 300 ई वाई बराबर 300 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा दिया। ठीक है, फिर लिखें एन इलेक्ट्रॉन, an electron constrained to move, an electron constrained to move along y direction, along y direction with speed, with speed 2 into 10 to the power 7, with speed 2 into 10 to the power 7 meter per second. Calculate, calculate maximum electric force and calculate maximum electric force. Second लिखें maximum magnetic force. Calculate maximum electric force and calculate maximum magnetic force.
देखो, एक तो 4.8 की फॉर्म में आएगा और एक 3.2। देखो भाई, एक बार और देखो, सब लोग समझ लो, ये मेरे पास में क्या गिवन है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और हम लोगों से बोलो क्या पूछा गया है कि चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की बात अगर अपन करते हैं तो सबसे पहले दिमाग के अंदर बोलो क्या आता है, एफ इक्वल टू क्यू ई। तो चार्ज तो बोलो कौन है मेरे पास में, इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम अगर चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम किसके बराबर होगा, ए नॉट के। तो ध्यान से अगर अपन देखें तो ये 300 अपने आप क्या बन जाएगा, ई नॉट। और आंसर अपने पास में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कितना हो जाएगा, 300। 4.8 10⁻⁻17। इसी तरह से अगर अपन लोगों से बोला जाए मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, सही बात है, क्या होगा, क्यूवीबी। क्यूवीबी अगर होगा तो बी की जगह क्या लिखना चाहिए, बी नॉट। क्या लिखना चाहिए, बी नॉट, तभी मैक्सिमम बन जाएगा। लेकिन बात ये, बी नॉट पता नहीं है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला याद हो गया अपन को। सी इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट बाय बी नॉट। ये काम में आ जाएगा अपने। बी नॉट बराबर क्या लिखा जाएगा, ई नॉट बाय सी। यहां पर अपन पुट करेंगे, कितना दिया है, 7 है ना। और ए नॉट 300, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8। 3.2 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे अपन को क्या है, कभी भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आवश्यकता अनुसार फॉर्मूलों को क्या करना है, बदलना है। बहुत बढ़िया। एक बात हो, इसमें अगर अपन लोगों से पूछ लेता है कि यार ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। सवाल तो समझ में है ना। सवाल हम लोगों से पूछ ले, इसमें बता दो कि यार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्या लिख के आते हैं, क्या लिख करके आते हैं, मतलब कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मतलब कि आई के जे के क्या लिख करके आते हैं, बोलो क्या लिख के आते हैं, के कैप। सही बात है। क्यों लिख करके आते हैं, कारण ये है कि लाइट बीम की जो मेरे पास में डायरेक्शन है वो बोलो क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। सही बात है, क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो जो डायरेक्शन होती है बराबर बोलो किसके लिखते हैं, ई क्रॉस बी के। बोलो किसके लिखते हैं, ई क्रॉस बी के। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो का दिए, वाई के लॉन्ग। का दिए, वाई के लॉन्ग। तो जे के साथ में क्या क्रॉस करोगे ताकि आई आ जाए। कुछ समझ में आया ना क्या हो रहा है। ऐसे अगर अपन चाहें तो डायरेक्शन भी क्या कर सकते, बता सकते। ठीक है, जो अरे वो है, वो मतलब कंस्ट्रेंड। ठीक है ना, मतलब वो लगातार का लगातार कहां पर जा रहा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, मतलब कि कांस्टेंट नहीं है, वो लिखा रहा है कंस्ट्रेंट। ठीक है, कोई परेशानी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी तक अपन को बोलो क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो बोलो क्या बताना आपको, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ध्यान रख लो, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। उसके बाद में अपन लोगों को ध्यान क्या रखना है कि जो मेरे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इक्वेशंस होती है उसके लिए सारे के सारे फॉर्मूले वो काम में आ सकते हैं जो हम लोगों ने वेव के लिए पढ़े हैं। फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी। हमेशा बोलो किससे बताएंगे, ई क्रॉस बी से। और अगर मुझे एनर्जी अगर बतानी है तो बोलो एनर्जी किससे बताएंगे, एनर्जी डेंसिटी से। कोई परेशानी नहीं। तो यहां तक की कहानी तो हो गई क्लियर। अच्छा, अभी तक अपन लोग बोलो क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास में जो चार्ज पार्टिकल होता है उसके ऑसिलेटिंग कंडीशन में होने के कारण ही क्या मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको बताया था आपको हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के थ्रू। किसके थ्रू बताया था, हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक काम करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं, उसने क्या बताया, कैसे बताया। इसको नोट तो कर लिया ना सब लोगों ने। चलो भाई एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, कि उसने क्या बताया, कैसे क्या है। देखिए समझ लें एक बार। ठीक है, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या है,
कैसे उसने बताया कि चार्ज पार्टिकल जब आपके पास ऑसिलेटिंग कंडीशन में होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको कैसे प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखें इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं समझने के लिए एलसी सर्किट लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसी सर्किट। एलसी सर्किट अगर लेते हैं तो ये एक इंडक्टर कॉइल ले लेता हूँ। भाई बातें बंद करें, समझ लें एक बार। और इसके अंदर मैं क्या ले लेता हूँ? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या ले लेता हूँ? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस तरह से, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, लो देखें इस इंडक्टर कॉइल के एक्रॉस हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अपन लोग क्या करते हैं, इसको सप्लाई के फॉर्म में देते हैं। यानी कि जो इंडक्टर कॉइल है इसको बोलो मैं क्या देता हूँ? हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, इस तरह से। तो क्या होता है कि जैसे ही मैं इस इंडक्टर कॉइल को हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर प्रोवाइड मैं करता हूँ, तो प्रोवाइड करने पर ही जो कैपेसिटर की दोनों प्लेटें हैं, पहली बात तो ये मेरे पास में क्या है? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज? यानी कि यार हर हाफ टाइम पीरियड के अंदर जो कैपेसिटर की प्लेटें हैं उसके क्रॉस डायरेक्शन को क्या कर देगा? चेंज। तो अपन तो समझने के लिए एक काम करते हैं कि शुरुआत में मान लेते हैं कि इस वाली प्लेट पर क्या बना? पॉजिटिव, तो इस पर क्या बनेगा? नेगेटिव। अच्छा, इससे पहले एक बात और, इस एक्सपेरिमेंट में उसने एक काम और करा था कि जो दोनों की दोनों प्लेटें हैं इसको उसने कनेक्टेड करा इस तरह से, दो छोटी छोटी मेटल स्फीयर्स ऐसे ऐसे। ठीक है ना, ये भी इस पूरे मतलब एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। और इसके पास में इस बोर्ड के प्लेन में उसने क्या रखी है? कॉइल रख दी। क्या रख दी? कॉइल। और कॉइल के जो दोनों सिरे इसमें भी क्या लगा दिए? छोटे छोटे मेटेलिक स्फीयर। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। एक तो क्या बनाया अपन लोगों ने? इंडक्टर कॉइल। एक क्या बनाया? कैपेसिटर। कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के साथ में क्या जोड़ दिए? दो छोटे छोटे मेटेलिक स्फीयर। और साइड में क्या रख दिए? कॉइल रख दी। ठीक है, हुआ क्या, जैसे आप लोगों ने इस इंडक्टर कॉइल को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करा, इसके साथ कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो मान लेते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव। और ध्यान से अगर अपन देखें तो यहाँ पर आपके पास में जो हायर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ज्यादा है, और शुरुआत में इस लोअर पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या है? ज्यादा है। हम लोगों ने यार एक बात पढ़ी है, वो ये कि जब भी मैं किसी भी मतलब कंडक्टिंग बॉडी की बात अगर मैं करता हूं तो चार्ज की डेंसिटी वहां पर ज्यादा होती है जहां पर शार्प कॉर्नर्स। सही बात है यार, यानी कि इस तरह से पढ़ा होगा, यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू ये वाली जगह क्या रहती है? ज्यादा। इसीलिए उसने एक काम करा है इसमें, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से क्यों बनाया। उसने एक दिमाग लगाया, वो ये कि इन प्लेटों की बात करूं तो प्लेटें इस तरह से, ठीक है ना, इन दोनों प्लेटों को मैंने दो छोटे छोटे मेटेलिक स्फीयर से क्या करा? कनेक्टेड। तो उसको फायदा बोलो क्या मिला? फायदा ये मिला कि जो चार्ज है सर ये अभी इस प्लेटों पे नहीं रहेगा, वो चार्ज बोलो अपने आप कहां पर आ जाएगा? स्फीयर पर। किस पर आ जाएगा? स्फीयर पर। क्योंकि वो चार्ज अपने आप कहां पर जाने की कोशिश करेगा? जहां पर आपके पास में शार्प क्या है? एजेस है। बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब सर ये प्लस चार्ज जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है वो कहां पर आ जाएगा? इस वाले स्फीयर पर। सिमिलरली ये वाला जो माइनस वाला चार्ज है सर ये भी क्या आ जाएगा? यहाँ पर। और ध्यान से अगर अपन देखें तो हम लोगों ने हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर लगाया है तो सर एक बात और समझ में आ गई कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? बहुत ज्यादा। और सर हाँ, और अगर सर आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है तो सर दोनों प्लेटों के इन दोनों के बीच में एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जिसकी वैल्यू भी करेगी बहुत ज्यादा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच में जो एयर होगी, क्या होगी? एयर, वो क्या हो जाएगी? आयोनाइज्ड वायर। बहुत बढ़िया बात है, क्या हो जाएगी? आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड अगर हो जाएगी तो कहानी मेरे हिसाब से कुछ याद आ रही है, कोरोना डिस्चार्ज वगैरह पढ़ाते थे सर ने। बहुत बढ़िया बात है, काम आसान हो चुका है। तो इस तरह से प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे इस वाली एयर में। तो ऐसी स्थिति में, इस स्थिति में इन दोनों पॉइंट्स यानी कि इन दोनों मेटेलिक स्फीयर्स के बीच में आपको बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलती है? करंट। क्या मिलती है? करंट। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? स्पार्किंग। क्या बोलते हैं? स्पार्किंग। उसका कारण ये होता है कि सर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज को लगातार क्या करने की कोशिश करता है? कैंसिल आउट। क्या सही बात है? और ये जो होता है ये पूरा का पूरा जो आपके पास में प्रोसीजर है जो कि मैं क्या बोलता हूँ इसको? स्पार्किंग। क्या बोलते हैं? स्पार्किंग। ये सर एकदम क्या होता है? किसी इंस्टेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? इंस्टेंट के लिए। तो सर अगर ये इंस्टेंट के लिए अगर होता है तो मेरी कहानी के अंदर क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ।
ये मेरे पास हायर पोटेंशियल, ये मेरे पास में क्या लोअर पोटेंशियल। तो मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान ली कि यार किसी इंस्टेंट पर इस तरह से क्या होगी, करंट फ्लो होगी जिसकी वैल्यू क्या बहुत ज्यादा है। तो अगर आप ध्यान से अगर आप देखो तो ये दोनों प्लेट है, इन दोनों के बीच में बोलो मैंने क्या मानी, करंट। करंट अगर मानी तो मैं एक काम करता हूं कि इस करंट की सहायता से बोलो क्या लिखने की कोशिश करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनाना चाहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल। ये तो वायर हो गया, वायर के अंदर क्या रखा था, फिंगर्स घुमाइए से, सही बात है। तो इस तरह से बोलो आपको क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड। क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड, जो इस हाई करंट के कारण आपको क्या होगी, प्राप्त होगी। तो अगर आप ध्यान से अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी ऐसे ऐसे, सही बात है ना। ये इस तरह से जो इस वाली कॉइल से भी क्या हो रही होगी, पास हो रही होगी। और ध्यान से अगर आप देखो तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे मिल रही है, ऐसे, सही बात है ना। बोलो कैसे मिल रही है, इस तरह से। और ये जो कॉइल है ये इस बोर्ड के प्लेन में, किसमें, इस बोर्ड के प्लेन में। तो ध्यान से अगर आप देखो, देखो थोड़ा सा विचार करना, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, सही बात है, क्या है, डॉट। यानी कि इस कॉइल के लिए बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बाहर, और अगर इस कॉइल के लिए अगर मैं बात करूं तो बताओ इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है, बाहर। तो अगर मैं ध्यान से अगर मैं देखूं तो सब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट है। क्या होता है, बी डॉट है। बी डॉट अगर होता है तो सर अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है, मतलब किसी इंस्टेंट पर, तो सर फ्लक्स की वैल्यू भी क्या रहेगी, ज्यादा। और सब फ्लक्स की वैल्यू अगर ज्यादा है कुल मिला करके, तो किसी इंस्टेंट पर तो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज अगर हो रहा है तो सर ईएमएफ का फॉर्मूला भी याद करो, माइनस डी फाइव बाई डी टी। क्या सही बात है यार। अब अगर फ्लक्स की वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसकी वैल्यू ज्यादा। और सर जब मैं बात कर रहा हूं टाइम की, तो टाइम बहुत क्या होता है, कम होता है। टाइम क्या होता है, कम। तो किसी इंस्टेंट पर अगर आप बात करते हैं तो टाइम की वैल्यू बहुत कम और इसकी वैल्यू ज्यादा, तो ईएमएफ की वैल्यू भी क्या मिलती है, ज्यादा। और अगर मैं ईएमएफ की बात अगर मैं करता हूं तो वो एक्चुअल में क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर होता है तो सर यहां पर क्या होता है कि यहां पर भी क्या बनता है, प्लस, यहां पर भी क्या बनता है, माइनस। और अगर इन दोनों की वैल्यू अगर ज्यादा है तो सर यहां पर भी आपको क्या दिखा देती है, स्पार्किंग। क्या दिखा देती है, स्पार्किंग। तो हुआ क्या, हुआ ये कि सर यहां पर भी क्या हुई आपके पास में स्पार्किंग, वही वाले इंस्टेंट पर यहां पर भी क्या हुई आपके पास में स्पार्किंग। मुझे यार एक बात बताओ, यहां पर क्या आपने किसी प्रकार का सोर्स लगाया है क्या, सोर्स नहीं लगाया, फिर भी उस जगह पर आपको अगर ये स्पार्किंग अगर मिल रही है तो सर हुआ क्या, यहां से एनर्जी कहां गई है, इधर। कहां गई है, इधर। और जब आपके पास में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर गई है तो उसका जो मीडियम बताया, उसका जो कारण बताया, वो क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि हुआ क्या है कि सर यहां पर देखो, अगर आप ध्यान से अगर आप देखो तो हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच में कभी चार्ज की वैल्यू बढ़ रही होगी, कभी चार्ज की वैल्यू क्या हो रही होगी, कम। उसके कारण ही सर ये सारी कहानी क्या हुई है, संपन्न हो पाई है। इसीलिए अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो यहां से एनर्जी कहां ट्रांसमिट हो गई, इधर। तो जो कारण जो बताया, वो कारण बोलो क्या बताया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बिल्कुल वैसे ही है। आप मानो कि यार एक जगह से आप लोगों ने कुछ मतलब एनर्जी को भेजा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सहायता से। तो ये क्या होता है आपके पास, एंटीना। क्या होता है, एंटीना। जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो, रिसीवर। क्या बोलते हो, रिसीवर। इसी मतलब के एक्सपेरिमेंट के बाद में जो भी आपके मतलब जो जो भी आप लोग ये मतलब टीवी और ये जो मतलब रेडियो वगैरह चलाते हो, सारी की सारी कहानी बोलो किसके बाद में चालू हुई, हर्ज एक्सपेरिमेंट के बाद। कुछ समझ में आया क्या बोला है, बहुत बढ़िया बात है, इसको बना लो यार, इसको बना लो। हाँ बोलो। ठीक है, सिर्फ आपको मतलब समझना है कि चार्ज पार्टिकल जब आपके पास में ऑसिलेटिंग कंडीशन में होता है तो क्या प्रोड्यूस करके देता है, ईएम वेव। बोलो क्यों। तो बेटा आपके पास मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक बेटा मतलब कि इंस्टेंट के लिए तो आपके पास में बहुत ज्यादा मिली ना आपको, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करा दिया, चेंज चेंज करा दिया ना। सही बात है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो क्या हो गया, फ्लक्स में चेंज। और फ्लक्स में चेंज बहुत तेजी से हुआ है एक किसी मतलब कि छोटे से इंस्टेंट के लिए। तो आपको मिलने वाली जो मतलब कि जो मतलब ईएमएफ की वैल्यू है वो क्या है, बहुत ज्यादा। तो उसके कारण ही आपको क्या मिलता है, स्पार्किंग फॉर्म के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की बात है। क्या यार, एलसी ऑसिलेशन आपको पढ़ा दिया गया सर ने, पढ़ा देगी, पढ़ा देगी, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अभी एलसी ऑसिलेशन का पार्ट।
एक्चुअल में ये वाला बेटा जब मतलब कि एक्सपेरिमेंट जब करा था ना तो दूरी बहुत कम आनी थी, 1 मीटर या फिर 1.5 मीटर तक। बिल्कुल, जब ये वाला मतलब कि एक्सपेरिमेंट करा था, अब तो बहुत सारे मतलब कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके थ्रू अपन लोग एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सहायता से 100 किलोमीटर तक भी क्या कर देते अपन सेंड कर देते। ये तो मतलब कि एक सिंपल सा आपके पास में एक एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद ही लोगों ने बहुत सारे क्या करे मतलब कि एक्सपेरिमेंट, जिसकी सहायता से आगे बढ़े हो गए। हाँ बोलो। हाँ तो बेटा इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस तो अपन लोगों ने बहुत कम मानी है, वो तो बस मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा क्या बनाया, दूर दूर बनाया है। एक्सपेरिमेंट है वो तो, अगर आप करोगे तो आपके पास में कैपेसिटेंस की वैल्यू वैसे ही क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी अगर आपने डिस्टेंस को अगर बढ़ा दिया तो। सिर्फ इस तरह से वो उसने बताया था कि अगर आप ऐसे कनेक्शन अगर आप बनाते हैं तो उनको दोनों प्लेटों के बीच में क्या मिलेगी यार, एक स्पार्किंग। और जहां पर हुई उसके बगल में जो उसने कॉइल रखी उसके अंदर भी क्या होगी, स्पार्किंग। तो उसने कहा एक जगह से दूसरी जगह पर क्या क्या गई है मतलब एनर्जी, उस एनर्जी को बोलो क्या बोला उस लोगों ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सहायता से। क्या अगर आपको बनाना भी है ना तो इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस आपको थोड़ी सी तो क्या रखनी पड़ेगी, ज्यादा रखनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप उन दोनों के बीच में क्या बना पाओगे आप, मेटेलिक स्फीयर्स वगैरह। और बोलो, बिल्कुल सभी सवालों के जवाब देने को तैयार हूं मैं। क्या बिल्कुल, वो जो आप लोगों ने कोरोना डिस्चार्ज वगैरह पढ़ा है वही कहानी, वो तो मुझे लगा पढ़ा नहीं होगा इसलिए मैंने सब बताया, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही बता देता। क्या मेटेलिक स्फीयर अगर आप नहीं लिया करते तो बेटा फिर आप चार्ज का जो मतलब कि सारा सारा जो कॉम्बिनेशन है उन प्लेटों से फिर आप वहां पे कैसे लेकर के आते। सही बात है ना। फिर तो आपके पास में जो मतलब कि चार्ज है वो तो बेटा पूरी सरफेस पर क्या रहता है फिर हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूट, तो फिर आप इतनी सब स्टडी आप कैसे कर पाते, इसलिए तो अपन लोगों ने क्या लिए दो छोटे छोटे मेटल। क्या अरे नहीं, ये मैं आपको बताऊं, हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज देने के लिए उसने और भी काम करेंगे, भाई ने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। उसने क्या करा होगा कि इसके पास में एक इंडक्टर कॉइल और रखी होगी, एक इंडक्टर कॉइल रखी होगी जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूसिंग कॉइल। क्या बोलते हैं, इंड्यूसिंग कॉइल बोलते हैं। और अगर आपको पता हो तो इसमें तो अपन लोग देते हैं लो वोल्टेज, क्या देते हैं, लो वोल्टेज, और इधर क्या मिलता है, हाई वोल्टेज। और अगर आपको पता हो तो कहानी में ये लास्ट में जाकर के क्या बन जाता है, ट्रांसफॉर्मर। क्या बन जाता है, ट्रांसफॉर्मर। और ये ट्रांसफॉर्मर बोलो कौन सा बनता है, स्टेप अप। कौन सा होता है, स्टेप अप। तो इस कहानी के थ्रू भाई ने बोलो क्या बनाया होगा, हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये इतना बताना नहीं चाहता था लेकिन पूछ लिया तो बता दिया अपन ने। कोई कष्ट किसी को नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी कहानी के थ्रू अपन लोग क्या पढ़ते हैं, हर्ष एक्सपेरिमेंट। कोई कष्ट किसी को नहीं, ठीक है। अरे नहीं नहीं, कल पढ़ाएंगे आराम से। हो गया आज का बहुत है। आज तो मतलब कि वैसे भी नहीं हुआ पाएगा क्योंकि मुझे क्या है, बहुत सारी चीजें पढ़ानी है। एक तो मतलब मुझे पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ाना है, उस पॉइंटिंग वेक्टर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमारे पास में इंटेंसिटी क्या होती है, जिसके ऊपर कभी अगर अच्छा पेपर अगर बनता है तो मेरे हिसाब से सवाल पूछना चाहिए। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे अपन, मोमेंटम, फिर क्या पढ़ेंगे अपन लोग, प्रेशर। हाँ कल लास्ट, हर साल आता है, मतलब पिछले 3-4 सालों से तो लगातार एक सवाल किसमें से आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से। इसलिए सब मेहनत करी जा रही है, ठीक है। बहुत है आज के लिए।